हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हेल्थ इंस्टीट्यूट में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जो विज्ञान का चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका जितना भी पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे वन शॉट में। जितनी महत्वपूर्ण हेडिंग है, इसके बाद आपको इस लेक्चर के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड का इससे छूटेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमें दिखा। चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बार इसे बहुत ढंग से पढ़ लीजिए। आपको कहीं से कुछ नहीं देखना पड़ेगा, ना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा, ना कोई चीज़ चैप्टर से कहीं से भी कुछ नहीं देखना पड़ेगा। बस एक बार आप इसे मैं पढ़ा रहा हूँ ढंग से पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, सबसे फर्स्ट में इसमें हेडिंग है जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम क्या होता है। हमारे साथ आप लोग ऐसे ही बोलते रहिए, इतनी बार हम बोलें आपको ऐसे ही मुझबानी याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस हमारे साथ जैसा हम कहें वैसा करते रहिए। देखिए, जैव प्रक्रम क्या है, आप लोग बोलिए जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। अनुरक्षण कार्य क्या होता है, आप लोगों को पहले हम ये समझा दें, समझ में नहीं आएगा। अनुरक्षण कार्य क्या होता है। अनुरक्षण कार्य का मतलब है अनुरक्षण कार्य जो हमारे बॉडी में हर समय टूट फूट या क्षति होती रहती है, इसको रोकने के लिए जो कार्य किया जाता है वह आरक्षण कार्य कहलाता है। जैसे हम सो भी रहे हैं, कुछ भी सो रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी के कुछ सेल्स हर वक्त टूटती रहती हैं और नई बनती रहती हैं। इन जो टूटने वाली सेल्स को हैं, इनको रोकने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे अनुरक्षण कार्य कहते हैं। चलिए शुरू कर। देखिए, जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब हम कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण कार्य काम चलता रहता है। वैसे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं, मतलब वे सभी प्रक्रम जो हमारे बॉडी के टूट फूट या क्षति को रोकने का कार्य करते हैं, वे सभी जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये हमारी हो गई हेडिंग। आप लोग कुछ तो थोड़ा और पढ़ना एक्स्ट्रा देख लीजिए, क्योंकि क्षति या टूट फूट रोकने के लिए अनुसरण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। देख लीजिए, अनुसरण प्रक्रम क्या होता है। क्षति मतलब कि बॉडी में किसी सेल्स की कमी या टूट फूट को रोकने के लिए अनुसरण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। यह ऊर्जा है या किसी जीव के शरीर के बाहर से आती है। ऊर्जा के स्रोत के बाहर से जीव के शरीर के में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम चाहिए। चलिए देखिए, बस आप लोगों को इतना तैयार कर लेना है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। बस अनुरक्षण कार्य को बॉडी में टूट फूट चल रही है या बॉडी में टूट फूट चल रही है और उसकी क्षति को या उनकी कमी को रोकने के लिए जो प्रक्रम होता है उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए, पोषण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोषण क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए शुरू कर। देखिए, पोषण क्या होता है। देखिए, जब हम टहलते हैं देखिए, यहाँ पर कुछ छूट गया था, हमने इसलिए ऊपर लिख दिया है। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सभी जानते हैं, जबकि दौड़ते हैं या चलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, हमारी ऊर्जा लॉस होती है। इस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे होते हैं, हमारे उस स्थिति में जब हम कोई भी आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर के क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से ही पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। देखिए, पोषण क्या होता है हम समझा देते हैं। पोषण किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु या किसी भोजन को हम अपने शरीर में ऊर्जा के लिए जब किसी भी चीज़ को लेते हैं तो वह पोषण कहलाता है। किसी भी चीज़ को हम ऊर्जा के लिए, किसी भी वस्तु को हम अपनी ऊर्जा के लिए अपने शरीर में लेते हैं तो यह पोषण कहलाता है। बस आप इतना याद कर लीजिए, किसी भी चीज़ को जो हम ऊर्जा प्रदान करने के लिए अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो यह पोषण कहलाता है। किसी भी चीज़ को जो हम ऊर्जा प्रदान करने के लिए शरीर में लेते हैं तो यह पोषण कहलाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, अगला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। स्वपोषी जो जीव होते हैं, स्वपोषी पोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में हमें पढ़िए। स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। और यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे, ये छोड़ दीजिए। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी होगी। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि
सपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण। देखिए, सपोषी जीव होते हैं जो अपने आप भोजन का निर्माण करते हैं। उनमें जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनकी ऊर्जा तथा कार्बन की जो आवश्यकता होती है पूरी हो जाती है। लेकिन जिसमें सपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में व्यवस्थित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए, हम जब कुछ भोजन खाते हैं तो हमारी एनर्जी फुल लॉस नहीं होती है, कुछ एनर्जी हमारी बॉडी बचा कर रख लेती है। इसलिए जब हम किसी दिन खाना नहीं खाते हैं, किसी दिन भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, तब भी हम चला करते हैं। ये वही एनर्जी होती है जो हमें बाद में ऊर्जा प्रदान करती है। आइए चलते हैं अगले हेडिंग पे। देखिए, यही होता है। देखिए, ये होता है ग्लूकोज कैसे टूटता है। ग्लूकोज का टूटना। देखिए, 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O ग्लूकोज में टूट जाए। ग्लूकोज का निर्माण ऐसे होता है। 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 पार्ट जल के जब होते हैं और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होता है तब ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तब ग्लूकोज का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। देखिए, नंबर 1 है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल जो है वह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नंबर 1 क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यह आवश्यक नहीं है कि यह चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। देखिए क्या क्या होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को जो क्लोरोफिल होता है वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। और या फिर प्रकाश जो जिसको क्लोरोफिल जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है वह उसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। और जो जल के अणु होते हैं 12H2O हैं, इनका कार्बन और इनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि चरण तत्काल मतलब यह भी आवश्यक नहीं है कि तुरंत का सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करे और तुरंत सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करे और तुरंत रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। यह भी आवश्यक नहीं है। लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है कि तुरंत एक के बाद दूसरा चरण हो जाए। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे। देखिए, उदाहरण भी दिया है कि मरुद्भिद जो पौधे होते हैं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। एक बीच में उत्पाद बना लेते हैं, एक मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद, और जब दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करते हैं तब वो अंतिम उत्पाद बनाते हैं। देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, यह है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होता है। विषमपोषी पोषण क्या होता है। विषमपोषी पोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विषमपोषी पोषण जब प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने की ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास, या गतिशील है जैसे घास वगैरह है जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उनके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवरोहण करते हैं। फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। देखिए, विषमपोषी पोषण क्या होता है। देखिए, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। देखो, जो प्रत्येक जीव है वो अपने पर्यावरण के लिए अनुकूल, जैसे हम मानव लोग हैं, हम लोग गर्मी भी सह लेते हैं, सर्दी भी सह लेते हैं। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर, भोजन के स्वरूप मतलब भोजन कैसा है और उसकी उपलब्धता कितनी है। जैसे हमें यहाँ पर पता है कि हमें गेहूँ मिल रहा है, आटा मिलता है, चावल मिलते हैं। उपलब्धता मतलब स्वरूप, भोजन के स्वरूप भोजन कैसा है और उसकी उपलब्धता वहाँ पर कितनी है के आधार पर पोषण की विधि बहुत से प्रकार का पोषण होता है। इसके आधार पर जो पोषण है वह विभिन्न प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त या जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर और इसके अतिरिक्त वह पोषण किस किस ढंग पर निर्भर करता है। देखिए, जैसे कि वातावरण कैसा है और वहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, कौन सी चीज़ किस प्रकार से हम खाते हैं, और इसके अतिरिक्त भोजन ग्रहण करने के ढंग पर किस प्रकार से हम भोजन को खाते हैं, इस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास, अगर जो भोजन स्रोत मतलब अचल है, चल नहीं सकता है, एक जगह पर उगा हुआ है जैसे कि घास है, गेहूँ है, ये सब वगैरह, जैसे कि घास, या गतिशील है जैसे हिरण,
गस्सी जैसे हिरण जैसे जानवर है, शेर वगैरह जिसका शिकार करते हैं, जैसे हिरण है वो चल भी सकता है, यह भी एक है। तो भोजन ही किसी का हमारा हम लोगों का नहीं, लेकिन शेर का है, किसी जानवर बड़े जानवर का है। दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। दोनों प्रकार के भोजन का तरीका है वो भिन्न भिन्न है। तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं? जो गाय व शेर हैं वो किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं? ज्यों तरह गाय घास खाएगी और शेर हिरण को खाएगा, वह किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने, जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। तो सभी जानते हैं कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। देखिए कुछ जीव जो भोज्य पदार्थ हैं, जो खाने वाले पदार्थ हैं, उनका विघटन शरीर के बाहर करते हैं और उसके बाद में खाते हैं और उसके बाद अवरोहण करते हैं। फूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। समझ लीजिए, बहुत सी आसान है। इसके बाद आते हैं 6 नंबर पे। देखिए जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जो जीव हैं वह अपना पोषण कैसे करते हैं। देखिए जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, क्योंकि भोजन और उसके अंतःग्रहण की विधि निम्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। जो एक कोशिक जीव हैं उनमें जो भोजन है संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। देखिए जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें जो भोजन है वह संपूर्ण सतह से लिया, उनमें जो भोजन है एक कोशिकीय जीव हैं वो चाहे पैर से खा लें, चाहे पेट से खाएं, चाहे मुंह से खाएं, हर उनकी पूरी बॉडी से भोजन को ग्रहण किया जा सकता है। हम लोग सिर्फ मुंह से ही खा सकते हैं, लेकिन जो एक कोश के जीव हैं वो सब पूरी बॉडी से भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जीवों की जटिलता बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो जीवों की जटिलता बढ़ाते हैं, जीवों की जटिलता बढ़ाने के साथ साथ जैसे जैसे एक कोश की से 2 कोश की, 3 कोश की, ये सब आ जाते रहते हैं। उनकी जटिलता बढ़ने के साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट, उनके जो कार्य करने वाले अंग हैं वो विशिष्ट हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा एक कोश की सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। देखिए यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगठित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जा सकता है। वे कोशिका द्रव्य में वितरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाव की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके। देखिए बताया गया है कि जो अमीबा है वो अंगुली जैसी संरचना से ही भोजन को ग्रहण कर लेता है, भोजन को ग्रहण करता है और इसके अंदर प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं। जो अमीबा के अंदर प्रवर्ध हैं भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगठित उसके संग मिल करके खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका बना लेते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में, और जो खाद्य रिक्तिका बन जाती है मतलब आपस में एक खाद्य प्रकार का बंडल टाइप का बना लेते हैं और यही बंडल अंदर जटिल पदार्थों का विघटन, जो इस बंडल होता है जटिल पदार्थ ये होते हैं, इसका विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है और भोजन पच जाता है। बस यही था। आगे आते हैं। देखिए ये है हमारा वो है, हम कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, इसका पाचन कैसे होता है। देखिए इस तरह तरह के भोजन हैं, उसी भोजन नदी से गुजरते हैं। हम ऐसे ही आपको समझा देते हैं। देखिए जब भोजन हम लोग खाते हैं मुंह से, यहाँ से भोजन खाते हैं, तो ये जब हम यहाँ से भोजन खाते हैं, यहाँ से भोजन हम लोग अब ग्रहण करते हैं, यहाँ से भोजन आता हुआ, यहाँ से भोजन आता हुआ, ये हमारी है आहार नाल, ये हमारी आहार नाल होती है। यहाँ से भोजन आता हुआ, यहाँ से भोजन आता हुआ सीधा इसमें आता है पेट। ये हमारा वो अमाशय है, देख लीजिए ये अमाशय है, ये इसी को हम लोग पेट बोलते हैं, ये अमाशय है। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। ये हमारा पित्ताशय है, ये है पित्त नली। ये हमारा यकृत है, देख लीजिए ये हमारा अग्न्याशय है। ये क्षुद्रांत है। क्षुद्र मतलब कि छोटी आंत, क्षुद्रांत मतलब कि छोटी आंत। ये बृहदांत मतलब कि बड़ी आंत। बृहदांत का मतलब है बड़ी आंत, क्षुद्रांत का मतलब है छोटी आंत। यह है परिकोशिका मतलब एनस, समझ लीजिएगा। यह है एनस, देख लीजिए पूरा। इस मुंह से जब भोजन ग्रहण करते हैं या यहाँ से डायफ्राम से नीचे इसमें अमाशय में आता है और अमाशय से आने के बाद छोटी आंत में हमारे अमाशय में जो हमारा अमाशय है पेट है, इसके अंदर चर्निंग मूवमेंट होती है, मतलब कि हमारा भोजन और पतला होता है। मुंह में चबाते हैं उसके बाद हमारे अमाशय में चर्निंग मूवमेंट होती है और हमारा भोजन पतला होता है और इससे हमारे भोजन आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में हमारा भोजन पचता है और उसके बाद में आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पचता हुआ भोजन यहाँ से होता हुआ बड़ी आंत से हमारा भोजन पचता हुआ यहाँ से होते बड़ी आंत है, यहाँ से होता हुआ यहाँ से बाहर निकल जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। बस यही इसमें बताया गया है। इसमें को यही है कि हम भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, इसका पाचन कैसे होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर।
ये देखिए कि हमारी जो बॉडी है उसमें देखिए, जब हम लोग बहुत तेज़ दौड़ने वाले धावक होते हैं, जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, उनमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है। हमारा जो ग्लूकोज है वो 3 प्रकार से हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है। वो 3 प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न करता है, 3 प्रकार से ऊर्जा हमें देता है, 3 प्रकार से ऊर्जा देता है। देखिए ये है ग्लूकोज, देखिए ये है ग्लूकोज, देखिए ये है ग्लूकोज, ये पायरूवेट। ग्लूकोज जो है वो कोशिका द्रव्य में टूटता है, पायरूवेट में टूट जाता है और एक ऊर्जा बनती है। पायरूवेट में टूटने के बाद एक ऊर्जा बनती है। अब देखिए यहाँ से जो पायरूवेट है, ये पहले यीस्ट में, अगर जो यीस्ट है तो उसमें क्या होगा, यीस्ट में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, 2 कार्बन अणु, अब ऊर्जा के 2 अणु बनेंगे। अगर जो यीस्ट है तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ऊर्जा के अणु बनेंगे। और अगर जो ऑक्सीजन का अभाव है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, अगर जो ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा, अगर जो ऑक्सीजन की कमी है तो यह लैक्टिक अम्ल में बन जाएगा। जैसे हम कभी दौड़ते हैं, जब जो लोग बहुत दौड़ते हैं, बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनके बॉडी में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। आप जब पहले दिन दौड़ने जाएंगे तो आपके बॉडी में बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा, लेकिन जब जो लोग रोज़ दौड़ने लगते हैं उनके बॉडी में पेन खत्म हो जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है प्लस ऊर्जा और कार्बन, ऊर्जा के 3 अणु बनते हैं, मतलब ऊर्जा या कार्बन के 3 अणु बनते हैं। अगर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन का अभाव नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस जल प्लस ऊर्जा, तो उसमें CO2 बनेगी और वाटर बनेगा और ऊर्जा बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो यह हमारी पेशी कोशिका में होता है, ये यीस्ट में होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में कब क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ऊर्जा बनती है और लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जो हालांकि खतरनाक नहीं है, लेकिन लैक्टिक अम्ल बनने से हमारी बॉडी में ऊर्जा कम मिलती है। और अब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमें ऊर्जा मिल जाती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए ये है हमारा, बता रहे हैं कुछ मनुष्य में वायु शरीर के अंदर, मनुष्य में श्वसन आ गया। हमारा श्वसन कैसे होता है, हमारा जो श्वसन है वो कैसे होता है, देखिए जो मनुष्य में वायु है शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है, नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा जो हमारे नाक में महीन महीन बाल होते हैं उनसे निस्पंदित हो जाती है। ये शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रकार में सहायक होती है। वहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निष्पत्ति हो। मतलब देखिए भाई, हम वायु बाहर की अंदर लेते हैं तो उसमें बहुत से कण बहुत सी गंदगी होती है, तो हमारे नाक में एक श्लेष्मा की परत होती है, जो जब धूल या बाहरी कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कण होते हैं वो उसी में चिपक कर रह जाते हैं, वो हमारे अंदर नहीं आ पाते हैं, देखिए फुफ्फुस के अंदर छोटी अनकों में विभाजित हो जाता है या अंत में गुब्बारे ऐसी रचना में अलंकृत होता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका की देखिए क्या होता है, इसमें बताया गया है वही है कि इसमें श्वसन कैसे किया जाता है। और ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है धूम्रपान, ये सब फेफड़े संबंधित हैं, कैसे श्वसन हमारा होता है। ये कोई आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। जैसे जंतुओं का शरीर देखिए, इसमें भी बताया गया भाई, जैसे जंतुओं का शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विचरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पर्याप्त है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंच जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, इसके लिए इसका परिवहन हमारे रुधिर विलेय अवस्था में करते हैं। देखिए जो मानव है हम लोगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का मेन स्रोत है। ऑक्सीजन का जो मेन स्रोत है वो हमारे में हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता मतलब ऑक्सीजन को सबसे अधिक रखता है। यह लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में अधिक विलेय है और इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर विलेय अवस्था में होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन इसीलिए हमारे बॉडी में ब्लड से होता है क्योंकि यह जल में अधिक विलेय है। यह है हमारा हार्ट हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड का परिवहन करता है। कैसे करता है, देखिए हृदय जो है एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही परिवहन करता है। अतः रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई काष्ठों में बटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए देखिए हम यहाँ समझाते हैं। ये देखिए है महाधमनी, यह है फुफ्फुस धमनियाँ,
यह है फुफ्फुसिराएँ, यह है बायाँ अलिंद, यह है बायाँ अलिंद, यह है दायाँ अलिंद, यह है विभाजिका। देखिए जो उदय दायाँ अलिंद हमारा जो हार्ट है वो 4 अलिंद और निलय में होता है, 4 अलिंद और निलय में होता है। ये देखिए ये बायाँ अलिंद, दायाँ अलिंद और बायाँ दायाँ निलय, बायाँ निलय, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ये यहाँ पर होती है महाधमनी जो 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 ये महाधमनी होती है, ये क्या करती है, देखिए यहाँ से हमारा जो ब्लड है, यहाँ से हमारा ब्लड, यहाँ से हमारा अशुद्ध ब्लड जाता है ऊपर, अशुद्ध ब्लड जाता है, अशुद्ध ब्लड यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जाता है ये अशुद्ध ब्लड यहाँ से जाता है और यहाँ से शुद्ध होकर के वापस आता है। शुद्ध होकर वापस आने के बाद यहाँ से पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई होती है, यहाँ से पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई होती है, यहाँ से पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई होती है। चलिए आते हैं आगे। ये देखिए यही बताया गया है क्या कैसे मतलब काम करता है, देख लीजिए। इस प्रकार हम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस में, हृदय में, बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है। देखिए जब वो है फुफ्फुस से हृदय में, बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल हो जाता है। देखिए जब बताया गया कि रुधिर जो इसमें इकट्ठा होता है बाएं अलिंद में, तो यह सिकुड़ जाता है, शिथिल हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तो यह संकुचित होता है, तब यह पिचकता है, प्रेशर लगाता है, जिससे हमारा जो ब्लड है वो बाहर उससे निकलता है, बाहर आता है। पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित होता है। जब पेशीय बायां निलय जो हमारा है, बायां निलय जब संकुचित मतलब सिकुड़ता है तब रुधिर शरीर में पंप हो जाता है। जब हम कोई चीज़ पिचकारी की तरह दाबोगे, सिकुड़ेगा, तभी ब्लड हमारा हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है, तब हमारा जो ब्लड है और रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर से बी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है अतः रुधिर को ऑक्सीकरण हेतु फुफ्फुस में पंप कर देता है। आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं वहाँ पड़ेगी, आपको बस इतना पूछेगा कि हार्ट का डायग्राम बनाइए। आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, सभी जानते हैं। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजन व बी ऑक्सीजन रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। देखिए इसका दायां बायां बंटवारा इसलिए होता है कि जो बी ऑक्सीजनित रुधिर है, मतलब कि बी ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, वो ऑक्सीजन नहीं है जिसमें, वह रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक, वह रुधिर को मिलने से रोकने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर को तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें हम इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। जल स्थल चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित बी ऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। देखिए शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। जल स्थल चर या बहुत से सरीसृप हैं, सरीसृप जैसे कि जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, जंतु हैं इसमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, यह ऑक्सीजनित होता है तथा सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य के शरीर को प्रत्येक चक्र में 2 बार रुधिर हृदय में जाता है। देख लीजिए, देखिए बताया गया है कि जो पक्षी तथा स्तनधारी से हम लोग हैं, जंतुओं को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत लाभदायक है। इससे जो इसमें वो है, इसमें जो दायां बायां भाग का बंटवारा होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना मिलने देता है, इसमें बहुत लाभदायक होता है। लेकिन जो बहुत से शरीर का अपना तापक्रम बनाए रखने के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता थी, उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना है, जिसमें इसको मतलब भेजने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। उन्हें ये सरीसृप हैं, इन जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं, कुछ सीमा तक मिल जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए आते हैं अगले पे। देखिए नालिकाएं और रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नालिकाएं और रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं, नालिकाएं और रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं। नालिकाएं रुधिर वाहिकाएं, धमनी में रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय में उच्च दाब से
निकलता है। शरीर विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति 1 कोश की मोटी होती है और रुधिर तथा आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर सिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। देखिए बताया गया है इसमें धमनी व रुधिर वाहिकाएं हैं। देखो धमनी वे हैं जो रुधिर को हृदय से लेकर, जो रुधिर को हार्ट से लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, ये होती हैं धमनी। धमनी की भित्ति मोटी, धमनी है उसकी जो भित्ति है उसकी त्वचा है वो मोटी और लचीली होती है। क्यों लचीली होती है? क्योंकि रुधिर जो है वो हार्ट से उच्च दाब से निकलता है, वो हार्ट से एकदम से उच्च दाब से निकलता है। पतली होगी तो फट सकती है, इसीलिए इसकी मोटी लचीली होती है। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस आते हैं। और जो सिराएं हैं, देखिए जो धमनी होती हैं वो हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाती हैं। जो सिराएं हैं वे पूरी बॉडी से ब्लड को एकत्र करके हार्ट में लाती हैं, एकत्र करती हैं पूरी बॉडी से ब्लड को और हार्ट में लाती हैं। उनकी मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है, कहीं उनकी मोटी भित्ति की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उनमें तो ब्लड उन्हें एकत्र करना है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि रुधिर में दाब हो, तो बस यही था इसमें। चलिए बस आप इंतजार करिए रुधिर क्या, सिराएँ क्या होती हैं, धमनी क्या होती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, मतलब क्या इसका हुआ? प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण मतलब कि प्लेटलेट द्वारा अनुरक्षण का मतलब हुआ प्लेटलेट्स द्वारा हमारे बॉडी की क्षति को रोकना, या प्लेटलेट द्वारा बॉडी की क्षति को रोकना। इन नालिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, इसी पर विचार कीजिए। जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे, तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, इससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं, पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर, देखिए हम ये बता रहे हैं कि जब अभी का आपके कहीं चोट लग जाए और खून निकलने लगे, खून निकलता ही रहे, खून निकलता रहे, खून बहुत ज़्यादा निकल जाए, इससे जब खून आपके बॉडी में कम होगा तो इसका प्रभाव हार्ट पर भी पड़ेगा। हार्ट के पास भी खून कम पहुँचेगा, इससे उसकी पंप वाली गति भी धीरे हो जाएगी। जब खून कम होगा उसे दाब कम निकालना पड़ेगा। इसीलिए ये प्लेटलेट्स हैं करती क्या हैं, प्लेटलेट्स तुरंत आकर के जहाँ पर से खून निकल रहा होता है वहाँ पर थक्का बना करके खून के रिसाव को बंद कर देती हैं। यही बताया गया कि प्लेटलेट्स द्वारा कैसे बॉडी की क्षति को रोका जा सकता है। प्लेटलेट्स यही करती हैं, से आपके कहीं कट गए, आपका खून देखते कुछ देर निकलता है उसके बंद हो जाता है। इसका कारण यही होता है कुछ देर निकलने के बाद जो प्लेटलेट्स वहाँ पर होती हैं तुरंत आ जाती हैं और वहाँ पर खून का थक्का बना करके उसे तुरंत वहीं पर रोक देती हैं। अगला है लसीका। लसीका क्या होता है? एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायक होता है और जिसे लसीका या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतःकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसीका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसीका अंतःकोशिकीय अवकाश में लसीका कोशिकाओं में चला जाता है तथा आपस में मिलकर बड़ी लसीका वाहिका बनती है और अंत में बड़ी सिरा में खुलती है। देखिए इन्हें बताया गया है कि यह भी एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। वहन का मतलब क्या है? मतलब कि जो वहन, या आप कह सकते हैं कि वहन का मतलब होता है जैसे कि आप परिवहन है, इस मतलब कि एक द्रव ही है एक टाइप का, जैसे कि आपका प्लेटलेट्स वगैरह हैं। वहन यह भी मतलब कि शरीर की अनुरक्षण प्रणाली को वह में भी सहायता, यह भी शरीर की अनुरक्षण प्रणाली में ही सहायता करता है। यह भी कुछ प्लाज्मा प्रोटीन था, अगर बाहर के ऊतक के यह बनता कैसे ये बताया गया। लसीका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसीका कोशिकाओं में चला जाता है। हमारी बॉडी में लसीका कोशिकाएं होती हैं, यह वहीं अंतर कोशिकीय जो अवकाश होता है यह कहाँ पर होता है? कोशिकाओं की भित्ति में होता है, कोशिकाओं की भित्ति में होता है। इससे यह लसीका कोशिकाओं में चला जाता है। इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेटलेट द्वारा अनुरक्षण वो याद कर लीजिए, रुधिर और सिराएं जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला है उत्सर्जन। अगला है उत्सर्जन। हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वश्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अन्य उपभोज्य क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकालना आवश्यक है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक व अपचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियाँ करते हैं। बहुत से एक
एक कोशिक जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। जैसे हम अन्य प्रकरण में देख चुके हैं, जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। देखिए उत्सर्जन ये बताया गया, जैसे कि हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं, उन्हें अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन्हें हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। बहुत से हानिकारक पदार्थों को हमारी बॉडी जो हानिकारक पदार्थों को हमारी बॉडी बाहर निकलती है, उन्हें उत्सर्जन कहते हैं। बस आपको इतना लिख देना कि उत्सर्जन क्या है, आएगा क्वेश्चन में तो आपको इतना लिख देना है कि उत्सर्जन, अब हम लोगों में तो किडनी इसका काम करती है। उत्सर्जन बहुत से हानिकारक पदार्थ जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, क्योंकि बहुत से लाभदायक बनते हैं, बहुत से हानिकारक भी बनते हैं। इन पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने का काम, जो बाहर निकालना जाता है, यही काम उत्सर्जन कहलाता है, यही उत्सर्जन होता है। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है? मानव में उत्सर्जन तो एक किडनी करती है, ये देख लीजिए, एक वक्राणु की संरचना है, ये आपस में एक दूसरे से पैक रहते हैं। बस आप इतना लिख देना कि मानव में कैसे किडनी करती है। कैसे करती है आप लोगों को पता ही होगा, यूरिया निकलता है इससे। और आपको इतना ज़्यादा डिटेल में पूछेगा भी नहीं ये, क्योंकि ये तो सब इंटर का सिलेबस ज़्यादा है। अब इधर आते हैं पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। लास्ट है पादप में उत्सर्जन कैसे होता है। पादपों में, पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कहीं जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन से छुटकारा पा सकते हैं। पौधों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पादपों से गिरने वाली पत्तियों में अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन गोंद के रूप में विशिष्ट उत्पाद, अरे इसमें बताया गया है, आप लोग समझ लीजिए कि पादप जो है पौधे हैं, वे उत्सर्जन के जंतुओं से बिल्कुल, जो पौधे हैं वो जब उत्सर्जन करते हैं पौधों से बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ तो उनकी होती ही हैं। उनकी जो भिन्न युक्त, पौधे कहाँ, जंतु जो चल फिर सकते हैं, पौधे एक जगह पर होते हैं, तो उनकी युक्ति तो भिन्न होगी ही। उत्सर्जन की, बाहर निकालने की अपशिष्ट पदार्थों की उनकी जो प्रक्रिया होगी वह तो अलग होगी ही। वे अतिरिक्त जल से वाष्पीकरण द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। वे जल से ही वाष्पीकरण द्वारा अपनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देते हैं। बस यही बताया गया है, ये आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, रखिए हौसला। वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे भी रखकर समंदर भी आएगा। बस लास्ट आपका बस पेपर 4 अप्रैल को आपका है, बिल्कुल तैयारी फिट रखिए, बस आने वाला ही आपका पेपर है। कुछ दिन बस रुकिए, तैयारी करते रहिए बहुत ज़बरदस्त। हम और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर अब आपको 4 अप्रैल तक पूरी विज्ञान हमें आप लोगों को पढ़ा देनी है। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस इतना तैयार कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।